सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कहते हैं कि माजी भूलना नहीं चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इंसान माजी में की गई गलतियों से बहुत कुछ सीखता है अगर इंसान सीखने वाला हो, और अपने मुस्तकबिल को महफूज भी करता है। अगेन आई वुड से कि अगर इंसान महफूज करने वाला हो। अच्छा, मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल या सिचुएशन बनती हुई हमें नज़र आ रही है, वो हमें मजबूर करती है कि हम अपना माजी देखें और उन लोगों का भी माजी देखें जो आज अवाम के मुस्तकबिल का नाम लेकर आज़ादी लेने पर बाकायदा बाजिद कह दूँ तो गलत नहीं होगा, बड़ा स्टबन स्टैंड लेके खड़े हुए हैं, बाजिद हैं। अच्छा, आज एक मार्च हो रहा है जिससे आप धरना कह लें, एहजाज कह लें, मार्च कह लें, एक्सवाइज जो मर्जी कह लें, भाई उस मार्च की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान नामी एक शख्सियत कर रही है। इस मार्च में पाकिस्तान की वो 9 सियासी जमातें शामिल हैं जिनको अवाम ने या तो मुस्तरद कर दिया, इंग्लिश में कहेंगे रिजेक्ट कर दिया, या जिनके कायदीन करप्शन के मुकदमात में जेलों में बंद हैं, या मुस्तरदशुदा लोग, या फिर जेल में अपनी अपनी करतूतों की सज़ा भुगतते लोग। एक ऐसा एहतजाज हुआ था माजी में, आपको मैं माजी में लेकर जाऊंगी, बड़ा एंजॉय करेंगे आज के शो को आप। दिसंबर 1976 जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में अगले साल, यानी अभी की मैं बात नहीं करी, 1976 के बाद वाला साल यानी 1977 में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया था। किसने जी? भुट्टो साहब ने। भुट्टो का ऐलान करना था कि मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सारी सियासी जमातें मुत्तहिदा जमहूरी महाज के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई। इसको कहते हैं जी, आपको याद होगा, PNA एक इत्तेहाद बना था, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। अच्छा, जनवरी 1977 में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया गया और 7 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी। ऑपोजिशन लीडर सर जोड़कर बैठ गए, तमाम इख्तलाफात बालाए ताक रखकर भुट्टो दुश्मनी में कह दें कि एक झंडे तले जमा हो गए तो गलत नहीं होगा। एक नया इत्तेहाद बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, यानी इंग्लिश में पाकिस्तान नेशनल अलायंस, इसको हम PNA भी कहते हैं। इस इत्तेहाद के जो सदर थे, ये जो इत्तेहाद बना था PNA, उसके सदर कौन थे जी? मौलाना फजलुर रहमान के वालिद गिरामी, जिनका नाम था मुफ्ती महमूद मरहूम कह दूँ, उनको बानी बनाया गया। नवाबजादा नसरुल्लाह को नायब सदर बनाया गया उस इत्तेहाद का। अच्छा जी, मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात हुए। भुट्टो की सहर अंगेज़ शख्सियत की वजह से पीपल्स पार्टी ने कामयाबी अपने नाम की, कामयाबी उनके मुकद्दर में आई। इंतखाबी नताइज के बाद अपोजिशन ने उन्हें जाली इंतखाबात कहकर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी, यानी कहा जी हम इंतखाबात को नहीं मानते, नताइज को नहीं मानते। ये देखें, आज सब कुछ रिपीट हो रहा है। भुट्टो के खिलाफ चलने वाली तहरीक का एक अहम पहलू मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी, वो ये था कि जमीयत उलमाए जो पाकिस्तान है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने भुट्टो हटाओ तहरीक का, ये जो भुट्टो हटाओ तहरीक है, ज़रा गौर से सुनिएगा, गहरा पॉइंट है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने भुट्टो हटाओ तहरीक को निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे के हवाले से हाईजैक कर लिया था। समझ रहे हैं? बहुत गहरा पॉइंट है। और जो तहरीक हुकूमत की इंतखाबात में मुबैना धांधली और दोबारा इंतखाबात कराने के मुतालबे से शुरू हुई, वो नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा के मुतालबे की तहरीक बन गई। यानी शोर किस बात पे मचाया गया और एंड फिर देख लें आप ज़रा, इसको क्या कहेंगे, बड़ा स्मार्टली प्ले किया गया। ये कहूँ, अब ये नारा इस कदर मकबूल हुआ कि कौमी इत्तेहाद के जो बेशतर हामी हैं उसे अपना समझने के ईमान का हिस्सा बना बैठे। अब उनके नज़दीक उस निज़ाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन था जी? ये जो आप देख रहे हैं जिनको विजुअल्स में, वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्या लीडर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इनको रुकावट लगते थे उस निज़ाम की राह में। भुट्टो की शख्सियत उस तहरीक का सबसे बड़ा निशाना बन गई। PNA तहरीक की मैं बात करी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, और बज़ाहिर सिर्फ एक मकसद था, एक मकसद कि हर कीमत पर भुट्टो से छुटकारा चाहिए, बस बहाना कोई भी बना लें। तिरमिज़ी लिखते हैं कि तहरीक को मौसर बनाने के लिए एक अजीबो गरीब तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। निज़ाम मुस्तफ़ा के हक़ में निकाले जाने वाले जुलूसों में
दीनी मदारिस के नौजवान तलबा जोक दर जोक शरीक हो रहे थे, मतलब जोक दर जोक शरीक हो रहे थे तलबा। उन्होंने कर्फ्यू के औकात और नमाज इशा के बाद तसलसल से कह लें कि मसाजिद और घरों की छतों पर वक्त बे वक्त अजानें देने का सिलसिला शुरू कर लिया। अजानें देने का सिलसिला शुरू हो गया। अब होता क्या था, जिन मौज़िनों को 15 रुपये फ़ी अजान के हिसाब से अदायगी की जा रही थी। अब आज के 15 रुपये से हिसाब ना कीजिएगा, उस ज़माने के 15 रुपये की बात कर रही हूँ। भुट्टो के खिलाफ चलने वाली तहरीक में मज़हब कार्ड को खूबसूरती से खेला गया, या स्मार्टली खेला गया तो गलत नहीं होगा। जिसका नतीजा क्या निकला जी? नतीजा ये निकला कि ना सिर्फ भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, बल्कि मुल्क में मार्शल लॉ भी नाफिज हो गया। आज ऐसे एक एहतजाज हम हो रहा है। कर कौन रहा है जी? मुफ्ती महमूद मरहूम का बेटा यानी मौलाना फजलुर रहमान। अब मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज का बुनियादी मकसद भी अगर मैं कहूँ कि वही था जो उनके वालिद का था। इंतखाबात जाली हैं, धांधली हुई है और मौजूदा हुकूमत धांधली ज़दा है। हम नताइज को नहीं मानते, मुल्क में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं, ये मुतालिबा तो उन्होंने रख लिया। लेकिन ना ही मौलाना साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए, ना इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के हवाले से बनाई गई कमेटी के सामने पेश हुए, ना ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सीधे सड़कों पर आ गए। अब देखें ज़रा, सड़कों पर आने के बाद उन्होंने भी इमरान हटाओ तहरीक शुरू कर दी और इस तहरीक को भी मज़हब का तड़का कुछ इस तरह से लगाया। ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा। रहमत का महीना है, इसकी निस्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की तरफ है, जिसकी बुनियाद पर इस महीने को एहतराम की नजर से देखा जाता है। और इस इज्तिमा का हम आगाज कर रहे हैं तो अल्लाह की रहमत भी बरस रही है। कितना मुबारक इज्तिमा है, कितने मुबारक वक्त में हो रहा है। और जब हमने देखा कि यहां पर नामूस रिसालत की तौहीन करने वाले और अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिशें करने वाले वो मैदान में उतर रहे हैं, तो आज रबीउल अव्वल का महीना और नामूस रिसालत का दिफा, रबीउल अव्वल का महीना और खत्म नबूवत के अकीदे का दिफा। जी, तो ये एहतजाज बिल्कुल वैसा ही एहतजाज है जो भुट्टो के खिलाफ किया गया था, जो मैंने आपको इस क्लिप से पहले पूरा एक बैकग्राउंड बताया, हिस्ट्री बताई। अब इसका मुतालिबा भी वही था कि जी इंतखाबात जाली हैं, धांधली हुई है, भुट्टो को घर जाना होगा। आपको याद है उस एहतजाज का मैंने को बताया। अब इस एहतजाज का मुतालिबा भी यानी मकसद भी वही नज़र आ रहा है। भुट्टो के खिलाफ एहतजाज में जो कार्ड इस्तेमाल किया गया था वो मज़हब कार्ड था। सियासी इख्तलाफात को मजहबी रंग देकर एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था और आज भी सियासी मुतालिबात को मौलाना फजलुर रहमान मजहबी रंग देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे अफसोस मौलाना पर नहीं है नाजरीन, मुझे अफसोस है मौलाना के साथ खड़े उस ये नौजवान जिसको आप बिलावल के नाम से जानते हैं, लेकिन आज मैं कहूंगी मैं इसको भुट्टो के नवासे के तौर पर जानती हूँ। ये भुट्टो का नवासा है जो मौलाना के साथ आपको ये विजुअल्स में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दिल पर हाथ रखिए और जिस बंदे ने पूरा बैकग्राउंड सुना या जो जानता है कि पीएन इत्तेहाद था क्या, पाकिस्तान नेशनल लाइंस थी क्या, 9 जमातों का इत्तेहाद था क्या, और जिसको मुफ्ती महमूद ने लीड किया था, जो मौलाना फजलुर रहमान का बाप था, तारीख के सफ़ा से चीज़ मिट नहीं सकती और भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। आज ये भुट्टो का नवासा उसी मुफ्ती महमूद के बेटे मौलाना फजलुर रहमान से इसके साथ खड़ा है। क्या आपको हैरानी नहीं हो रही सोचकर, जो अपने नाम के साथ भुट्टो लगाता है? मुझे अफसोस मौलाना के साथ खड़े इस बेनज़ीर भुट्टो के बेटे पर है जो फ़ख्र से कहता है कि मेरा नाम बिलावल भुट्टो है। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि बिलावल भुट्टो नहीं है, बिलावल जरदारी है। नाना का नाम कोई आगे नहीं लगाता, दादा का नाम लगाते हैं। नस्ल बाप से चलती, माँ से नहीं चलती। मुझे अफसोस है बिलावल पर कि आज सिर्फ सियासी मुफाद के लिए भुट्टो का नवासा इस एहतजाज का हिस्सा बन गया। जो एहतजाज उसके नाना के खिलाफ किया गया था, सेम उसी एहतजाज का हिस्सा। मुझे अफसोस है कि आज भुट्टो का नवासा अपने ही नाना के नजरिए के खिलाफ खड़ा हो गया। पीपल्स पार्टी तो वो जमात थी ना जिसने कभी मजहब कार्ड की हिमायत की नहीं थी। मजहब कार्ड की वजह से एक जमहूरी हुकूमत को घर जाना पड़ा था और वो हुकूमत थी बिलावल के नाना की हुकूमत। बिलावल बात तो जमहूरियत की करते हैं, लेकिन आज जिस एहतजाज का वो हिस्सा बने ये तो उसी तर्ज का एहतजाज है जिसने एक जमहूरी हुकूमत का बाकायदा खात्मा किया था। वो हुकूमत थी बिलावल के नाना की हुकूमत। मैं बिलावल को बिलावल जरदारी ठीक कहती हूँ ना नाजरीन,
आज आपको पता चला कि फिजा बिलावल जरदारी क्यों कहती है। ये था भुट्टो का नजरिया, ये था जो एक मौलाना के साथ खड़ा था। आपको लगता है ये भुट्टो का नजरिया था? क्या ये था भुट्टो का नजरिया जो दूसरों पर तौहीने मजहब के फतवे लगा रहा था? या ये था भुट्टो का नजरिया कि जिस नजरिए ने एक जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया था? बिलावल तो आज इस नजरिए के साथ खड़े हैं जिस नजरिए ने बिलावल के नाना की मुंतखब हुकूमत को घर भेजा था। बिलावल तो आज उस नजरिए के साथ खड़े हैं। आज एक मौलाना अपने सियासी इख्तलाफात को मजहबी रंग देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बिलावल के चेहरे पर खुशी के आसार। क्या भुट्टो के नजरिए की मौत नहीं है? ये ज़रा कड़वी बात है, बड़ी बुरी लगेगी पीपल्स पार्टी वालों को, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, क्या ये जो चेहरे पर एक्सप्रेशन है बिलावल के, क्या भुट्टो के नजरिए की मौत नहीं है? आज अगर पीपल्स पार्टी सिंध में भी दफन होने के करीब हमें दिखाई दे रही तो उसकी वजह शायद यही है, भुट्टो जिंदा है सिर्फ वोट लेने के लिए, वरना तो भुट्टो कब का मर चुका। भुट्टो जिंदा सिर्फ इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए, वरना भुट्टो तो कब का मर चुका और कई बार मर चुका। भुट्टो को जिंदा रखा गया है जाली बैंक, वरना भुट्टो कब का मर चुका। भुट्टो अगर जिंदा है तो बस अपनी नाअहली, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, वरना भुट्टो कब का मर चुका। भुट्टो का नजरिया मर चुका, कई बार मर चुका। भुट्टो के नजरिए का गला कई बार घोंटा जा चुका। भुट्टो के ख्यालात मर चुके। भुट्टो की पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी। क्यों? क्योंकि आज भुट्टो की पीपल्स पार्टी भुट्टो के नजरिए की नफी कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान के अपने हरीफों पर, अपने मुखालिफिन पर तौहीने मजहब के इल्ज़ामात और बिलावल के चेहरे पर इत्मीनान ये बता रहा है कि भुट्टो का नजरिया कब का मर चुका है। मौलाना साहब किस एजेंडे पर चल रहे हैं वो तो आपको दिखा दिया। बिलावल साहब क्या फरमाते हैं अब वो भी आपको दिखाएंगे। बिलावल का क्लिप होगा, जरा चलाइएगा। अमीरों के लिए, अरबपति बैंकर्स के लिए और अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बेल आउट होता है। अमीरों के लिए, अरबपतियों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम होता है, मगर आम आदमी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, सफायतपोश तबका के लिए कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं होता, कोई बेल आउट नहीं होता। अवाम के लिए महंगाई की सुनामी है, अवाम के लिए टैक्सेस का तूफान है, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम सिलेक्टेड है, हमारा वजीर आजम अवाम का नुमाइंदा नहीं है, हमारा वजीर आजम नालायक है, नाअहल है, कठपुतली है। इस्लामाबाद में जो मौलाना और बिलावल हाथ में हाथ डाले मुखालिफिन पर कभी तौहीने मजहब के फतवे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। इस्लामाबाद में बिलावल साहब कह रहे हैं कि वो और मौलाना साहब मिलकर, बिलावल और मौलाना साहब मिलकर हुकूमत को ना सिर्फ घर भेजेंगे बल्कि मुल्क को ठीक भी करेंगे। इस्लामाबाद में एक कंटेनर पर खड़े होकर बिलावल और मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई कम करेंगे, मुल्क को तरक्की देंगे, तालीम को आम करेंगे, मुश्किलात को आसान करेंगे। इस्लामाबाद में तो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल एक हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं सिंध का हाल। मौलाना साहब की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को आखिर कैसे देखते हैं, ये ज़रा देखिए। साहब की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध में बैठकर पीपल्स पार्टी की सिंध में परफॉर्मेंस का हाल बता रहे हैं। आपने सुना, देखा? सिंध को तबाह करने वाले मुल्क को ठीक करेंगे। मौलाना साहब की जमात कह रही है सिंध को खुडे लाइन लगा दिया बिलावल की जमात ने, लेकिन ये मिलकर पाकिस्तान ठीक करने निकले। क्या बात है इनकी! सिर्फ ये दोनों ही नहीं निकले, इनके साथ एक और हैं, उन्हें भी ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा शहबाज शरीफ साहब का। जी तो ये वो हैं जो कहते थे कि जरदारी को सड़क पर ना घसीटा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं, ऐसे कहते थे। और इतने जज्बाती हो रहे थे तो इतनी मैं नहीं हुई, उनको जज्बात ही नहीं में अच्छे लगते हैं जब माइक भी तोड़ देते हैं।
पेट फाड़ कर पैसा ना निकाला तो मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, 6 महीनों में बिजली पूरे मुल्क को ना फराम की तो मेरा नाम बदल देना। अब कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने इनको चौथी बार मौका दिया तो ये 6 महीनों में मुल्क की मैशत ठीक कर देंगे, वरना इनका नाम इमरान खान रख देना। पहले अपने 3 मौकों का हिसाब तो दे दें शहबाज शरीफ साहब। 3 बार मौका मिला, मजाक नहीं था। 30 साल की हुकूमत मिली, मजाक नहीं था। बार बार विफाक मिला, मजाक नहीं था। 30 साल के इक़्तिदार में कोई 30 काम बता दें जो आपके क्रेडिट में, जो आपने इस प्यारे वतन के लिए किए हो। जिस मैशत की आप बात करते हैं उस मैशत का बेड़ा गर्क करके आपकी हुकूमत गई थी ना। मैशत ठीक करना तो दूर, 30,000 अरब का कर्जा इस कौम पर, बेचारी गरीब कौम पर छोड़कर चले गए थे और बदले में दी चंद सड़कें, चंद पुल, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर पासेस। क्या करें हम सड़कों का, पुलों का, ब्रिजेस का, अंडर पासेस का, बसों का, ट्रेनों का। इससे कई ज्यादा सड़कें, पुल और इमारतें तो आपने गिरवी रख दी थी इस मुल्क की सियासी शोबदेबाजी के अलावा। शहबाज शरीफ साहब, आपको आता क्या है? और ये मौलाना जो तौहीन मजहब के नाम पर मदरसों से लोगों को लेकर पहुंच गए इस्लामाबाद, उनको आज 10 साल बाद कश्मीर का ख्याल भी आ गया। अब क्या कहूँ, वो कहना बनता है यहाँ पे कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। जरा क्लिप चलाइएगा मौलाना का। आज कश्मीरियों को तन्हा छोड़ दिया गया है। आज कश्मीरियों को इस मौजूदा पाकिस्तानी हुक्मरानों ने मोदी के रहम करम पे छोड़ दिया है। आज ये इज्तिमा पाकिस्तानी कौम का इज्तिमा, तमाम सियासी जमातों का इज्तिमा एक आवाज के साथ ऐलान करता है कि हुकूमत का परवाह किए बगैर अवाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अवाम कश्मीरियों की जंग लड़ेंगे, उनकी आजादी की जंग लड़ेंगे, उनकी हक खुद इरादियत की जंग लड़ेंगे, उनके आइंदा मुस्तकबिल की जंग लड़ेंगे। और कश्मीरी अवाम कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। आज कश्मीरियों को तन्हा छोड़ा गया है। मौलाना साहब, अपने 10 साल का बताएं, जब आपके पास कुर्सी थी, ताकत थी, इक़्तिदार का हिस्सा था, मरात थी, आप बड़ा एंजॉय कर रहे थे, एसी की हवा में सोए रहते थे, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। पिछले 10 सालों में आप कश्मीर कमेटी के जब चेयरमैन थे, पिछले 10 सालों में आपने कश्मीरियों के लिए कोई 10 बड़े काम किए हों जो आप गिनवा सकें? खिताब करते हुए गिनवाते ना कि मैंने ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो किया था। कोई एक काम ही बता सकें आप? करोड़ों के इजलास बुलाए, हुआ क्या, मिला क्या, हासिल क्या हुआ? आज आपके मुंह से कश्मीर का नाम सुनकर यकीन जाने मुझे बहुत हैरानी हो रही, लोगों को भी हुई होगी मेरी तरह। इतनी हैरानी जैसे बिलावल को आपके साथ देखकर हुई थी कि भुट्टो का नवासा और मुफ्ती महमूद का बेटा एक साथ खड़े हुए हैं जब आप तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगा रहे थे। आज कई नज़रिए दफन होंगे और एक ही नज़रिया आम होगा, वो है नज़रिया ज़रूरत। जो 10 साल कश्मीर के लिए कुछ ना कर सके, वो इस हुकूमत को गिरा कर कश्मीर को क्या आज़ाद वाकई करवा लेंगे? किसकी क़यादत में अवाम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, ज़रा ये बताइएगा। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में, सफदर आवान की क़यादत में? क्या वाकई अवाम दिल पे हाथ रखिए, मंजूर है आपको ऐसी क़यादत कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मुल्क इसलिए आज़ाद नहीं करवाया था मौलाना फजलुर रहमान साहब कि ये कौम मौलाना फजलुर रहमान यानी आपको अपना कायद बना ले। अगर आपको ही कायद तस्लीम करना होता तो हम सब भारत में ठीक नहीं थे। ये ज़रा कड़वी बात है, गौर कीजिएगा। इस मार्च के तमाम मुतालिबात, मकासद, मैं क्लियर कट कहूँगी, झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। ये नज़रिया ज़रूरत है, मुफाद परास्ताना, इसके तमाम मुतालिबात झूठे, तमाम मुतालिबात। पाकिस्तान के किसी एक फ़र्द को ये यकीन नहीं है कि मौलाना साहब कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं बड़े यकीन से कह रही हूँ, कोई एक शख्स आकर ये नहीं कह सकता कि मौलाना साहब ने पिछले 10 साल कश्मीरियों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की या बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की। कोई एक शख्स आकर मुझे पीपल्स पार्टी के सिंध में 12 साल समझा दे कि दर्जन सालों में इन्होंने क्या किया। कोई एक शख्स आकर मुझे बता दे कि शहबाज शरीफ ने कितनी बार अपना नाम तब्दील करवाया। शहबाज शरीफ को इखलाकी तौर पर, वैसे आज मैं कहूँगी, अपना नाम बदल लेना चाहिए। जिस रफ्तार से वो झूठे वादे करते हैं, साथ माइक भी तोड़ देते हैं जज्बाती होके, वो इखलाकी तौर पर अपना नाम बदल लें। क्योंकि अगर ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ ने अवाम को दी तो अवाम जिस तरह के नाम उनके रखेगी या जिस तरह के लक़ब दे दे के उनको नवाजेगी, बड़ा मुश्किल होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए सुनना। और इससे ज़्यादा मुश्किल होगा वो अलक़बात किसी को बताना कि मुझे इस लक़ब से नवाज रही ये कौम।
ये वो चले हुए कारतूस हैं नाजरीन, बल्कि सियासी कारतूस कहना चाहिए, सियासी कारतूस जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। वो खुद डेडलाइन, चलो जाओ, नहीं चाहिए हमें आप लोग, नहीं चाहिए। आज ये सियासी सर्कस लगाकर इस्लामाबाद में बैठ गए हैं और एक बार फिर पाकिस्तान को संवारने का ठेका जमहूरियत के नाम पर खुद लेने की कोशिश करें। डिटाई देखें जरा आप, इनकी कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगी, डिटाई। किसने हक दिया इन लोगों को, जरा मैं पूछती हूं, बल्कि इनसे पूछती हूं, आप लोगों को किसने हक दिया? भाई आपको इंतखाबात पर एतराज है, वही तरीका का इख्तियार करोगे आप लोग जिस पर आप लोग पहले तनकीद करते थे। इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, आप लोग पार्लियामेंट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तहकीकात करवाओ। जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान जमहूरियत के नाम पर ही तो पहुंचाया गया है। सही तरीके को इख्तियार करो ना, जहां जाते हैं अच्छे जगह का दरवाजा खटखटाओ। ये कौन सा तरीका है कि सड़क पर आ जाओ और आवाम से पूछो कि क्या करना है क्या नहीं करना है? तुक्कों पे चल रहे हैं, तुक्कों पे कि आज ये सिचुएशन है, कल वो सिचुएशन है, आज फजा क्या कहती है, आज पानी का बहाव किस तरफ है, ये कर रहे हैं ये लोग। आप तो सीधे धमकियों पर उतर आए हैं। आप कहते हो कि इस्तीफा दो वरना इंतशार पिला देंगे। इसको तड़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे नाज़रीन? ए तड़ी ला रहे हैं ना, और की कहोगे तुसी? जरा एक और क्लिप चलाएगा मौलाना फजलुर रहमान का। ये हमारी पुरअमन सलाहियतों का इजहार है। हम पुरअमन लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अमन के दायरे में रहें, वरना इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के अवाम का ये समंदर इस बात पर कुदरत रखता है कि वजीर आजम के घर में जाकर वजीर आजम को खुद गिरफ्तार कर लें। अगर हम महसूस करें कि इस नाजायज हुकूमत की पुष्ट पर हमारे इदारे हैं, अगर हम महसूस करें कि हमारे इन नाजायज हुक्मरानों की तहफ़्फ़ुज़ हमारे इदारे कर रहे हैं, तो फिर 2 दिन की मोहलत है। फिर हमें न रोका जाए कि हम इदारों के बारे में अपनी क्या राय कायम करते हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वजीर आजम इमरान खान साहब, मैंडेट लिए उन्होंने, इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड। आपके साथ ये जो 9 जमातें खड़ी हैं, इनमें से अक्सर को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आप सिर्फ अपने सियासी मकासद को मजहबी रंग देकर उसी तरह हासिल करने की कोशिश करें जैसे माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ किया गया था आपके वालिद की जानिब से। भुट्टो साहब की रूह को शर्मिंदा करने के लिए नाजरीन यही काफ़ी है कि इस तमाम प्रोपेगेंडे में उनका नवाज साहब बिलावल भी शामिल है। लेकिन मौलाना साहब, आपके पास मैंडेट होता तो आज आप इस तरह सड़कों पर क्या ख्वार हो रहे होते? जितने लोग आप अपने साथ इस्लामाबाद लाने का दावा कर रहे हैं, उसके आधे भी अगर आपको वोट दे देते तो शायद आप पार्लियामेंट का हिस्सा होते, फिर आप एसी की हवाओं को एंजॉय कर रहे होते, सड़कों पे तो ना होते। लेकिन हकीकत ये है कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। नवाज शरीफ को जब अदालत ने नाअहल किया था, नवाज शरीफ ने भरपूर जोर लगाया था कि वो तमाम तर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरह इदारों के खिलाफ एक बयानिया बना लें, और कारकर्दगी तो उनके पास थी नहीं। नाअहली से पहले कहते थे कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब बढ़ रहा है, नाअहल होते ही कहने लगे कि पाकिस्तान डूब रहा है, जबकि हुकूमत उन्हीं की थी। फिर आखिर में जब कुछ नहीं समझ रहे तो तड़ियों पर धमकियों पर उतर आए कि मुझे कुछ कहा गया तो वो कुछ कह दूंगा कि सब सामने आ जाएगा। तड़ियाँ उनकी बेटी फरमाती रही कि नवाज शरीफ को मजबूर ना किया जाए कि वो अपने सीने में छुपे तमाम राज अवाम को बता दें। धमकियों से भी काम ना बना तो इंतखाबात भी मुस्तरद कर दिए गए। अब इस 3 बार के हुक्मरान रहने वाले उस शख्स की हालत क्या है कि हम दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत दे। आज मौलाना साहब भी अपनी आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जो है मज़हब कार्ड। अब इस मज़हब कार्ड के साए तले सब इकट्ठे हो चुके हैं। इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके अपने सियासी मकासद वो लोग भी हासिल करना चाह रहे हैं जो खुद को लिबरल कहते नहीं थकते। देखें ज़रा क्या सिचुएशन बन गई है। मौलाना फजलुर रहमान के इस्लाम पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, वज़ीर आज़म इमरान खान अलबत्ता कुछ कह रहे हैं। ज़रा इमरान खान साहब का क्लिप चलाइएगा। मेरे पाकिस्तानियों, बात यह है कि ये जो इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए और पैसे बनाने के लिए, ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों को, नौजवानों को यही नहीं पता इस्लाम क्या है, वो फजलुर रहमान को देख के समझेंगे कि ये इस्लाम का ठेकेदार है, और इसको देख के इस्लाम की तरफ तो कोई नहीं आएगा, इस्लाम को छोड़ सकता है इसको देख के। फजलुर रहमान का इस्लाम कीमत लगती है,
डीजल का परमिट दो तो इस्लाम बिक जाता है उसका। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाओ तो इस्लाम उसका वहां चला जाता है। ये वो लोग हैं जो 3 बार इस मुल्क के इक़्तिदार पर रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी 3 साल, मुस्लिम लीग नून 3 साल। आप देखिए एक बार सिंध का हाल, आप देखिए पाकिस्तान का कर्जा, आप देखिए अपना हाल। 10 साल यही मौलाना, सिंध जलता रहा ना, मुल्क पर कर्जा चढ़ता रहा, आम आदमी रुलता रहा बेचारा, किसान मरता रहा, गरीब रोटी को तरसता रहा, कश्मीर में भारत आग और खून की होली खेलता रहा। 10 साल कहां थे मौलाना फजलुर रहमान? 10 साल कहां था इनका इस्लाम? 10 साल कहां थे इनके उसूल, इनके नजरिए? मिनिस्टर इनकलेव में थे, एसी की ठंडी हवाओं में। तारीख की एक फितरत है नाज़रीन, की तारीख खुद को दोहराती है। आज जिस तर्ज का एहतजाज मौलाना कर रहे हैं ना, एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, इसी तर्ज का एहतजाज जो है मौलाना के वालिद मरहूम मुफ्ती महमूद ने किया था, एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ। मौलाना के साथ है उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल, जिनकी जमहूरी हुकूमत के खात्मे की वजह मौलाना के वालिद मुफ्ती महमूद बने थे। अच्छा जी, इनके साथ हैं शहबाज शरीफ, जो फिर से अपना नाम बदलने के लिए बेचैन है, बेताब दिखाई देते हैं। आप लोग उनका नया नाम जरा सोचें। इनके साथ है अचकज़ई, जो कभी अफगानी है तो कभी पाकिस्तानी है। ये वो तबका है जिसे अशराफिया कहा जाता है। तारीख अब दोहराई नहीं जाएगी, बल्कि तारीख लिखी जाएगी। तारीख में लिखा जाएगा कि जमहूरियत के नाम पर मजहब का इस्तेमाल, या फिर जमहूरियत के नाम पर लूट मार, या जमहूरियत के नाम पर मजीद आवाम के साथ धोखेबाजी। ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे खुसूसी नुमाइंदे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ऑपोजिशन का एहतजाज, जिसके मुतालिबात हैं जी लातादाद। अब ये एहतजाज जारी है। इस एहतजाज से बिलावल ज़रदारी ने, शहबाज शरीफ ने और असफंद यार वली ने भी हमने देखा कि खिताब किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी इदारों को 2 दिन की मोहलत दी, और साथ ही कह दिया कि 2 दिन में अगर इस्तीफ़ा ना मिला तो फिर आवाम के पास इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर ले। अब 2 दिन के बाद इस्लामाबाद कैसा होगा? क्या मौलाना फजलुर रहमान डी चौक की जानिब पेशकदमी कर सकते हैं? और जिस मजमे को वो आवाम का समंदर कह रहे हैं, क्या वाकई वो समंदर है, दरिया है, या कोई छोटी सी नहर है? इस पर बात करेंगे। हमारे खुसूसी नुमाइंदे हमेशा कितने सेकंड सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदीक जान, वार्म वेलकम। सदीक, मौलाना साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब 2 दिन बाद आपको क्या लग रहा है इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या होगी, क्या हाल होगा इस्लामाबाद का? देखिए, अगर आपने इस्लामाबाद की सिचुएशन, या अगर ये देखना है कि हुकूमत फजलुर रहमान साहब के इस आज़ादी मार्च से और जितने लोग भी उनके साथ आए हुए हैं उससे हुकूमत कितनी खौफजदा है, तो उसका आसान सा हल है कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में तकरीर की है वो सुन लीजिए। आप एक बात जहन में रखिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, चाहे वो कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, उसको तमाम एजेंसीज जो हैं वो पल पल की खबरें दे रही होती हैं। और अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास रिपोर्ट ये होती कि लाखों आवाम पहुंच चुके हैं, लाखों लोग पहुंच चुके हैं, और अगर उनको खतरा महसूस हो रहा होता तो आज उनका कॉन्फिडेंस वो ना होता जो कि आज था, और आज उनकी टोन वो ना होती जो कि थी। अगर आप इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से लेकर अब तक के उनके खिताबात, जितने भी उन्होंने तकरीरें की हैं, उनको अगर आप देखें तो ये उन 2-3 तकरीरों में से एक तकरीर थी जो उन्होंने इंतहाई सख्त की हैं। ये उन्होंने जो आज मैसेज दिया है सख्त, वो उन्होंने इन धरने वालों को दिया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो भी ब्लैकमेल उनको करना चाहें वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो एनआरओ नहीं देंगे, वो डील नहीं देंगे, वो डील नहीं देंगे। देखें, जो आसाब की जंग शुरू हुई थी काफ़ी दिनों से, वो अब आखिरी मराइल में है। अब देखना है कि किसके आसाब पहले थक जाते हैं। अपोजिशन धमकियां दे रही है, इदारों को धमकियां दे रही है, इदारे हों, हुकूमत हो, वो कॉन्फिडेंट हैं। हुकूमत ये देख रही है कि आपके पास जितने भी लोग हैं, आप जहाँ पर बैठे हैं, आप आगे क्या करेंगे? आप आगे क्या डी चौक की तरफ आएंगे? एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि डी चौक की तरफ आ भी जाते हैं, कंटेनर हटा भी देते हैं, इदारों पे हमले भी कर देते हैं, आग भी लगा देते हैं, तो क्या उससे हुकूमत चली जाएगी? क्या उससे वज़ीर-ए-आज़म चले जाएंगे? और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी जमात को हमेशा के लिए बैन करवाने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये डी चौक की तरफ जाते हैं तो जिन 2 जजेस का सबसे ज्यादा अपोजिशन नाम लेती है, उन्हीं 2 जजेस के फैसले हैं। जो 2 जजेस सबसे ज्यादा इनको पसंद है अपोजिशन की तमाम जमातों को, उन्हीं 2 जजेस के फैसले हैं, और उन फैसलों की रोशनी में ये तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब होंगे। हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। और मैं आपको ये बता दूं, अगर फजलुर रहमान साहब ने डी चौक की तरफ जाने की कोशिश की, अगर इन्होंने वहां पे जाके तसादुम किया, तो इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। ये जो जलाओ गिराओ करेंगे, इसको रियासत के खिलाफ जो एक जो टेररिज्म होता है उसके मुकदमात होंगे, और ये उसके बाद इनकी बाकी मादा जिंदगी जो है
वो सबकी जेलों में गुजरेगी, जितने लोग भी डी चौक जाकर और तसादुम की कोशिश करेंगे, जलाओ गिराओ की कोशिश करेंगे, अनारकी की कोशिश करेंगे। फजलुर रहमान साहब इस वक्त धमकियां जरूर दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत अभी भी कॉन्फिडेंट है, अभी भी वो परेशान नहीं है, अभी भी वो कहते हैं आगे चलें, 2 दिन बाद हम देख लेंगे इनको इन्होंने क्या करना है। तो अब फजलुर रहमान साहब जाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत डर जाए, राब्ता कर ले, कुछ उनको दे दे जो वो मांगने आए हैं यहाँ से। लेकिन इमरान खान अभी तक डटे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको खाली हाथ भेजना है, हमने इनको कुछ नहीं देकर भेजना। अब देखते हैं कि इस असाब की जंग में पहले कौन थकता है, कौन किससे राब्ता करता है। और हुकूमत का मैंने आपको बताया कि उनकी हर तरह से मुकम्मल है तैयारी, वो इनको रोकना चाहेंगे रोक भी लेंगे, वो यहाँ से इनको डिस्पर्स करना चाहें डिस्पर्स कर सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि इनको फ्री हैंड दें कि आए डी चौक पे, आए इदारों के अंदर, अगर ये वहाँ पे इमारतों में हमले करना चाहते हैं करें, जलाओ गिराओ करें। लेकिन उसके बाद ये जलाओ गिराओ करके चंद घंटों बाद इनका तो जो शौक है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तमाम उम्र के लिए ये दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करेंगे। ठीक, अच्छा सदीक, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही थी, आप इतनी इंटरेस्टिंग पूरी बात बता रहे थे बड़े अच्छे अंदाज में कि मैंने सोचा कि नाज़रीन पूरी सुने। अब मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आप कहते हैं जी डी चौक की जानिब जाते हैं, फिर इनकी गिरफ्तारी अगर अमल में आ जाए, सारी उम्र फिर जेल में बैठे रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर दफात लगेंगी, मतलब ये मजाक नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर हम गिरफ्तार हो गए तो आप समझिएगा कि हमारी जीत है। अब ये एक सिचुएशन होती है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा चालाकी का मुजाहरा कर रहा होता है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है और सारे हरबे अपना चुका होता है, यूज़ कर चुका होता है, लेकिन अगर उसकी दाल नहीं गलती है, जो वो चाह रहा होता है वो नहीं हो रहा होता, तो फिर हो सकता है कि ये खुद जाएँ इंतशार की जानिब, खुद चाहें कि हमें गिरफ्तार किया जाए। और हम चूंकि कह चुके हैं गिरफ्तारी के बाद हम स्टार हैं, हम हीरो हैं, तो लोग हमें हीरो तो मान लेंगे, फिर इज्जत रखनी होगी। तो आपको लगता है कि इसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान तो इस्तीफा नहीं देने वाले? देखें, जिस गिरफ्तारी के बारे में आप सवाल कर रही हैं या जिसके बारे में ये कहते थे कि वो गिरफ्तारी हो जाए, वो और गिरफ्तारी थी। वो गिरफ्तारी थी इनकी इस्लामाबाद पहुंचने से पहले की गिरफ्तारी कि वो 16 MPO के तहत गिरफ्तारी हो जाए और इनको नजरबंद कर दिया जाए, इनको कराची में गिरफ्तार कर लिया जाता या इनको सादकाबाद जब पंजाब में दाखिल हुए तब गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर अभी इंतशार फैलता है, अभी भी तो खतरा है, तो फिर अब गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकेंगे? देखें, मैंने आपको बताया है कि हुकूमत इनकी इंतहा देखना चाहती है। हुकूमत इनको अभी जो ये करना चाहते हैं उससे पहले इसलिए नहीं गिरफ्तार करना चाहती कि ये तो चाहते हैं कि हुकूमत को इंतहा तक ले जा सकते हैं ना, सोची समझी साजिश के तहत। जब इनको अपनी हार नजर आएगी तो ये हुकूमत को भी तो आखिरी हरबे तक ले जा सकते हैं ना कि आए और हमें गिरफ्तार करें किसी तरह, ताकि हम किसी ना किसी तरह कहें कि हम तो हीरो हैं। अगर हम गिरफ्तार ना होते तो ये हो जाना था, वो हो जाना था, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ड्रामा कर सकते हैं। ये जानना चाह रही हूँ। देखें, हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हुकूमत सिर्फ ये देखेगी कि पहले ये कानून हाथ में लें। हुकूमत ये नहीं करेगी कि ये वहीं पर बैठे हैं तो वहां जाकर इनको गिरफ्तार कर ले, ये नहीं करेगी हुकूमत। हुकूमत सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रही है जब ये कानून हाथ में ले, तो तब हुकूमत इनको गिरफ्तार करेगी और वो ऐसे कानून को ये हाथ में लें, यानी पहले अगर ये करेंगे हुकूमत आगे से रिएक्शन देगी। बिल्कुल, हुकूमत ना सिर्फ रिएक्शन देगी बल्कि जो कानून पे अमल दरामद है वो कानून पर अमल दरामद कराएगी, जो इनकी कमिटमेंट है। देखें अब हो क्या रहा है, फजलुर रहमान साहब ने पहले दी धमकी, स्टेज के ऊपर खड़े होके 2 दिन का वक्त है, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो हवाई फायरिंग उन्होंने करनी थी उन्होंने कर दी हवाई फायरिंग। उसके 15 मिनट बाद तमाम चैनल्स पे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का बयान चला कि हम अभी भी हुकूमत के साथ जो हमारा मुआहदा है, इंतजामिया के साथ जो मुआहदा है उस पर कायम है। एक तरफ गीदड़ भभकियां हैं, हवाई फायरिंग है, नारे हैं, दावे हैं, धमकियां हैं, दूसरी तरफ फौरन जो है वो जाती बयान भी आ जाता कि नहीं हम अपने मुआहदे पे कायम हैं। इनकी पोजीशन बिल्कुल वही है जो एतजाज हसन साहब ने नून लीग के बारे में कहा था कि जब वो इक्तदार में और ताकत में होते हैं तो गर्दन से पकड़ लेते हैं और जब वो कमजोर पड़ते हैं तो पांव पाड़ जाते हैं। तो ये उनकी यही गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, वो उस साइड पे वो साइड पे, कि यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब का काम यह है कि वो इदारों को धमकियां लगाएंगे और गफूर हैदरी साहब का काम है कि वो इदारों के पांव पे हाथ रख के कहेंगे कि जी नहीं 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 आप ठंडे रहें, हम तो आपके ताबेदार, हम आपके खादिम, हम आपके साथ जो कमिटमेंट है उस पर पूरे उतरेंगे। तो ये डबल गेम हो रही है जो कि ये कर रहे हैं, अपने कारकुनान को कुछ बताते हैं, हुकूमत को कुछ कहते हैं, इंतजामिया को कुछ कहते हैं। ठीक, क्योंकि खुद कंफ्यूज भी है या फिर कंफ्यूजन फैलाना चाह रहे हैं। अच्छा सदीक, मुझे ये बताइएगा कि ऐसे जब मामलात होते हैं, अब जारी बात है जो ये चाह रहे हैं हुकूमत भी वो नहीं मान रहे, मानना भी नहीं चाहिए ना। इमरान खान साहब इलेक्टेड है तो कैसा इस्तीफा, इन लोगों ने अपने दरबार में इस्तीफे दिए थे, इतने बड़े बड़े वाकयात हुए थे, इतने बड़े बड़े सानेहात भी हुए थे, उन्होंने जिम्मेदारी वर्बली भी कबूल नहीं की थी, इस्तीफा तो दूर की बात है, तो फिर उस बंदे से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, वो भी इन्हीं की तरह इलेक्ट होकर आया है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ऐसे मामलात में इस तरह के जो लीडरान होते हैं जो खुद कंफ्यूज होते हैं, इनको खुद नहीं पता होता हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है क्या, वो किसी ना किसी से मशवरे भी ले रहे होते हैं, कोई खबर सामने
सामने आई, आपके पास कोई अंदर की खबर कि आखिर ये जो मौलाना साहब हैं किस किस से राब्ते में हैं और इनके इर्द गिर्द जो मुशीर खास हैं वो मुशीरों का किरदार कौन कौन अदा कर रहा है? देखें, बात यह है कि ये चीज़ें तो शायद कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद सामने आएंगी, लेकिन आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि फजलुर रहमान साहब के इस आज़ादी मार्च पे इंडिया बहुत खुश है, वहाँ पे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, वो मीडिया इनको बड़ी कवरेज दे रहा है। तो आप देखें, जिनको खुशी हो रही है, जाहिर है उनके मफादात की तकमील हो रही है तो उनको खुशी हो रही है, अगर उनको तकलीफ हो रही होती तो उनकी चीखें सुनाई दे रही होती। और सॉरी टू से सदीक, तो आप देख ये डूब मरने का मुकाम है किसी भी बंदे के लिए कि दुश्मन आपकी किसी हरकत से खुश हो रहा है और आपकी तारीफ करे, डूब मरने का मुकाम नहीं है इनके लिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इंडिया खुश है। फिर ये देखें कि अगर ये यहाँ पर डी चौक की तरफ आते हैं और तसादुम होता है तो पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक मरले के ऊपर है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, FATF के उसमें पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। अगर ये चीज़ जाती है इंटरनेशनली कि एक मौलवियों का जत्था आया है आके जो इंतहा पसंदी, शिदत पसंदी और दहशतगर्दी को फरोग देना चाहते हैं, उन्होंने आके और इस्लामाबाद के डी चौक पे कब्जा कर लिया, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ ये चीज़ें इंडिया इस्तेमाल करेगा। पहले भी इनकी जो तस्वीर हैं, इनकी वीडियोज़ हैं, वो इंडिया ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल की हैं। ये खुश नसीब लोग हैं कि जिनकी वीडियो, जिनकी ऑडियो, जिनकी तस्वीर को हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो इंटरनेशनल पजीराई दे रहा है, आलमी सतह पे पजीराई दे रहा है, वहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयान एक आलमी अदालत इंसाफ में पेश किया गया था, तो उनके लिए बड़ी एजाज की बात है कि उनका जो एक बयान है वो इस आलमी सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान के दुश्मन ने इस्तेमाल किया। तो इसलिए देखिए, मैंने आपको बताया कि हुकूमत सिर्फ एक चीज़ पे बार बार तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है कि हुकूमत एक और सानिया लाल मस्जिद नहीं करना चाहती। कुछ तजियाकार, दानिश्वर, खूनी लिबरल्स ऐसे हैं जो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो उन्होंने लाल मस्जिद के वक्त अदा किया था। पहले उन्होंने हुकूमत को कहा कि यह है रियासत की रिट, यह है कानून की हुक्मरानी, कि ये लोग जहां मर्जी आती है, जा रहे हैं, आ रहे हैं। फिर रियासत ने जब एक्ट किया, फिर वही लोग थे जो अच्छा सदीक, मैं सामने मेरे पीजीएम है तो मैं टीवी भी साथ साथ देख लेती हूँ। अक्सर नाज़रीन पूछते हैं कि आप जो नीचे देखते हैं एंकर्स, वो क्या होता है? हमारे सामने एक पीजीएम होता है, क्योंकि अगर मैं सदीक को देखना चाह रही हूँ तो मैं नीचे देखती हूँ तो मेरे सदीक नजर भी आते हैं सुनाई देने के साथ साथ। अभी DG ISPR की नीचे टिकर्स चल रहे हैं, तो मैं सोचा कि आपसे भी जरा इस बारे में बात करूँ। उन्होंने साफ कहा कि फजलुर रहमान से पूछा दे कि किस इदारे की बात करें, हमारी सपोर्ट जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ होती है और फौज गैर जानिबदार इदारा है। इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी। जी बिल्कुल, आपने देख लिया कि कितना बड़ा बयान जो आपने बताया, क्योंकि अभी मेरे सामने टीवी नहीं है, कि DG ISPR का बयान आ गया। देखिए, ये असल में मसला क्या है? मसला ये है कि शहर इक़्तिदार में इस वक्त कुछ लोग हैं जो फजलुर रहमान साहब के करीबी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सड़कों पर मामला हल नहीं होते। सदीक ये भी बोले हैं। ये वो बयान है DG ISPR का जिसने तमाम तर जो अफवाहों का बाजार गर्म था उसकी तरदीद कर दी है। शहर इक़्तिदार में कुछ लोग मीडिया के हिस्सा हैं, वो ये खबरें फैला रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को फौज के एक ग्रुप की सपोर्ट हासिल है और वो ये कह रहे थे कि फौज इनके साथ है। अब DG ISPR के इस बयान के बाद वो जो एक चीज़ बेची जा रही थी वो भी इनका खेल खत्म हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इन्होंने डी चौक जाने की कोशिश की तो मैं आपको हर प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ कि हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। आज हुकूमत ने कल मीडिया के लोगों से रब्ता किया, मीडिया के नुमाइंदों को कहा कि आप लोगों ने पहले कहा कि जमहूरी हक है एहतजाज सबका, हमने इनको इजाजत दी, आने दिया। अब आप लोग हमें कह रहे हैं कि हम क्यों खामोश बैठे हैं, और साथ ही आपके कुछ नुमाइंदे, आपके कुछ एंकर, आपके कुछ तजियाकार वो मौलाना फजलुर रहमान को शह दे रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि वो जाएं डी चौक की तरफ। तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया फैसला कर लीजिए कि आपने अमन की तरफ लेके जाना है मामलात को या इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाना है। और उन्होंने कहा कि जब हम फिर एक्ट करेंगे कानून के नफाज के लिए, हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप लोग ना ये कहिएगा कि हमने गलत किया है। इसलिए मीडिया के नुमाइंदे भी बजाय इन पार्टीज के स्टेजेस पे जाने पे, इनके स्टेज पे जाने की बजाय, इनका हिस्सा बनने की बजाय वो अपना वो किरदार अदा करें जो मीडिया का काम होता है। मीडिया इन पार्टीज का हिस्सा मत बने, मीडिया इनके स्टेज पर जाके इनको ये ना कहे कि हम भी आपके साथ हैं, हमारी जंग भी आप लड़ें। ये हम किस हैसियत में मीडिया के नुमाइंदे जाके और इनके स्टेज पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी जंग आपने लड़नी है। ये किसी एक एंकर की सोच तो हो सकती है, ये एक तजियाकार की सोच तो हो सकती है, ये मीडिया की सोच नहीं है। मीडिया किसी भी तौर पे इस तरह की जमात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो इंतहा पसंद हो। अच्छा, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी सदीक, जैसे आप बात कर रहे हैं कि किसी का भी मीडिया की जानिब से, ठीक है, इनका बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट करना, खुलकर सपोर्ट करना बनता नहीं है। वो जो हम टर्म यूज करते हैं जानिबदार या गैर जानिबदार, यानी बाइस्ड होता है या फिर नहीं होता है, अब यहाँ पे क्या टर्म फिट आएगी ऐसे लोगों के लिए? इसके बाद मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी। एक ही जुमला, आज एक तस्वीर आई है एक एंकर साहब की, शहबाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब के साथ, उनकी वो तस्वीर देखने के बाद एक ही जुमला है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बस ये कहना चाहूंगा।
काफ़ी बड़ी बात और हमेशा की तरह गहरी बात कह दी आपने आखिर में। ठीक है जिसने शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।